हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम स्टार्ट करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। इट स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। मतलब जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक प्लैनेट है, ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो जिस पाथ में वो रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, वो एक इलिप्टिकल पाथ होगा। और ये जो सन है, ये इलिप्स उस इलिप्स के एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे पास एक इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो जो सन होगा वो इन दोनों फोकस के किसी भी एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। तो यही हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ कहता है। और ये जो पॉइंट है पेरीहिलियन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ मोशन होता है प्लैनेट का, क्योंकि ये जो पेरीहिलियन है ये सबसे ज़्यादा पास होता है सन के। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा प्लैनेट का सन के पास। और एपीहिलियन जो होता है, यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट मोशन होता है प्लैनेट का। और ये जो डिस्टेंस होगा सन से एपीहिलियन का, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पेरीहिलियन। अब हम देखते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। एंड इट स्टेट्स दैट अ प्लैनेट मूव्स इन इट्स ellipse so that the line between it and the sun placed at a focus sweeps out equal areas in equal times. इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारा सन है और कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो फॉर एग्जांपल, किसी टाइम टी पे जो डिस्टेंस एक्स स्वेप्ट है, मान लीजिए किसी टाइम टी पे जो प्लैनेट है वो यहाँ पर आया, और अगर हम सन से यहाँ पर इस एरिया को फाइंड करेंगे, मान लीजिए ये एरिया है एक्स, और उसी टाइम में मान लीजिए उस प्लैनेट ने डिस्टेंस कवर किया वाई। तो अगर हम सन से इस एरिया को देखेंगे तो मान लीजिए ये जो एरिया है वाई, एरिया वाई। तो ये जो एरिया एक्स एंड एरिया वाई हैं, सेम टाइम पे हमें मिले तो ये एरियाज जो हैं वो सेम होंगे। यही हमें कहता है कि अ प्लैनेट मूव्स इन इट्स ellipse so that the line between it and the sun placed at a focus, लाइन बिटवीन द प्लैनेट, जितना एरिया उसने स्वीप किया और सन को अगर हम जोड़ें उस लाइन से, तो वो जो एरिया होगा, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स होंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर सेम टाइम ले हम, और जो भी एरिया स्वीप किया जाएगा उस प्लैनेट के द्वारा सन के साथ, तो जो एरियाज होंगे, एरिया एक्स और एरिया वाई, वो सेम होंगे। और इसका फॉर्मूला होता है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, जहाँ एल होता है एंगुलर मोमेंटम। अब जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन ही समझ लेते हैं, इसे सर्कुलरली मूव करे तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, वही ये एल होगा। आइए हम देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। इट स्टेट्स दैट square of the orbital period of the planet is proportional to the cube of the semi major axis of its orbit। मतलब कि ये कहता है कि जो t स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जहाँ t है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड r जो है वो मेजर एक्सिस होती है इलिप्स की। ये हमें फॉर्मूला कैसे मिला? हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कवर करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो वही हम देखेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू जी एम
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होगा, जहाँ पे कैपिटल एम है जो जिस बॉडी का लार्ज मास होगा और स्मॉल एम है किसी छोटी बॉडी का मास। तो यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट करेंगे 2πr/t, क्योंकि जो भी स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो जो डिस्टेंस होगा सिर्फ ऑर्बिट का होता है, बाहर वाली जो हमारी लाइन होगी वो होता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होगा डिस्टेंस, मतलब 2πr/t। और इस v को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, m इंटू 2π/t होल स्क्वायर इंटू r इक्वल टू g m अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास एक t की वैल्यू आएगी, वहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा आर क्यूब के। और यही जो है ये थर्ड लॉ होता है केपलर्स का। यहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।